हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, आज से हम लोग एक बीकॉम का बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पेपर स्टार्ट करने वाले और आज उसका पहला क्लास होने वाला है। इस जो पेपर है, ये जो पेपर है, इसके जो सिलेबस है ना, वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर लिया है। तो जो सब्जेक्ट है उसका नाम है जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ये जो जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ये किसी का थर्ड सेमिस्टर में, किसी का फिफ्थ सेमिस्टर में, किसी का फोर्थ सेमिस्टर में, किसी भी सेमिस्टर में हो, एनईपी 2020 के हिसाब से जो सिलेबस है वो मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़िए, किसी भी स्टेट में पढ़िए, आपके लिए ये जो लेक्चर्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। सही है, बिल्कुल सर। हम लोग सर ये जो सब्जेक्ट है इसे कैसे पढ़ेंगे, देखो बहुत ही फंडामेंटली हम लोग कवर करते जाएंगे। यूनिट 1 में जितना है उसे पूरा सिक्वेंशनली हम लोग कवर करेंगे, फिर यूनिट 2, फिर यूनिट 3, फिर यूनिट 4। ओके, हर एक वीडियो मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे पूरा का पूरा अपलोड करूंगा, ठीक है। और आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा हर एक चैप्टर विथ लॉजिकली। ओके, अब ये जो नोट्स है ना, क्या सर हमें ये नोट्स मिलने वाला है? बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ये जो नोट्स है वो मिलेगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहां पे हमारी टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। एक बार अगर आप वहां पे ज्वाइन करोगे, ये जो वीडियो है, ये जो नोट है ना, मैं वहां पे अपलोड करता जाऊंगा, ठीक है। जो भी मैं नोट क्लास में कवर करूंगा वो मैं वहां पे अपलोड करता जाऊंगा। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ये नोट्स मिलने वाले, ठीक है। सो आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, बहुत सारे बच्चों के साथ इसे शेयर करिए, क्योंकि मेरा जो मोटिव है ये चैनल, ये जो चैनल है ना आलोक प्रोफेशनल, इसे चलाने का जो मेन मोटिव है वो है कि बीकॉम के बच्चों को फंडामेंटली मैं बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज दे सकूं, सो दैट कि जब वो जाके प्रोफेशनल कोर्स करेंगे तो उन्हें फंडामेंटल क्लियर हो, सो दैट वो आराम से सीए, सीएमए, सीएस जैसे कोर्स में अपीयर हो सके, ठीक है। सो कॉमर्स के स्टूडेंट्स को अच्छी कैरियर प्रोवाइड करना ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि बाकी बहुत सारे बच्चे ग्रो कर रहे हैं लेकिन कॉमर्स वाले सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर लेते और सिर्फ वो प्रोबेबल क्वेश्चन के बेसिस पे चलते जाते। तो हमें वो नहीं करना है, हमें बहुत डिटेल में बीकॉम में पढ़ाई करना है। सही है, बिल्कुल सर। बहुत हो गया ज्ञान की बात, आज हमें क्या पढ़ाएंगे वो बोलिए। ओके, सो आज से हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। आज जो मैं आपको कवर करूंगा टॉपिक वो बहुत ही बेसिक होने वाला है, वो है इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। ओके, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। जीएसटी का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में देने वाला हूं, और मैं बोलूं कि आज तो जीएसटी का नाम भी नहीं आएगा। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ क्या कवर करेंगे, आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे कि सर टैक्स क्या होता है, ठीक है। टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाता है, गवर्नमेंट हमसे क्यों टैक्स लेता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या है, ये डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, और हम जो पढ़ने वाले जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स ये क्या है, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल क्लास। ओके, सो इसे हम लोग क्लास 1 बोलेंगे। ओके, और क्लास 1 में हम लोग बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करने वाले। सर ये स्टार्ट करना जरूरी है क्या? बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि टैक्स क्या होता है, टैक्स क्यों चार्ज किया जाता है, आप कितने टाइप के टैक्सेस इंडिया में पे करते हो, ये सब जानना आपको जरूरी है। तो चलिए सर, सबसे बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज टैक्स? टैक्स सर है क्या, ठीक है। टैक्स क्या है, क्या हमने कभी टैक्स दिया है, ठीक है। और अगर हमने टैक्स दिया है तो हम टैक्स क्यों देते और किसे देते? सो देखो, टैक्स बेसिकली स्टूडेंट्स क्या है, टैक्स इज नथिंग बट ए फाइनेंशियल चार्ज। Tax is nothing but a compulsory financial charge levied by government on individual and on organization to collect revenue for public work। क्या बोल रहे हैं सर? देखो, a tax is a compulsory fee or financial charge levied by any government। A tax is a fee, a tax is a compulsory fee or financial charge levied by any government on an individual or on an organization to collect revenue for public work। to collect revenue for public work। ओके, टैक्स क्या है? कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज है।
आपको आप अपनी मर्जी से, ऐसे नहीं है कि आपको आपकी दिल में आया कि मुझे टैक्स देना है मैं दूंगा, आपकी मर्जी हुआ कि मैं नहीं दूंगा नहीं दूंगा, ऐसे नहीं होता है भाई। आपको गवर्नमेंट को कंपल्सरीली टैक्स देना है। अगर आप टैक्स देने के लिए लायबल हो जाते हो, सो यू हैव टू पे कंपल्सरीली टैक्स टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को आपको कंपल्सरीली देना है, ठीक है। अब चाहे आपकी मर्जी हो ना हो, वो गवर्नमेंट नहीं देखेगा भाई। आप एलिजिबल हो, यू आर एलिजिबल टू पे टैक्स, देन आपको टैक्स देना है। अगर आप नहीं दोगे तो आपके ऊपर फाइन लगेगा, आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, लीगल एक्शन, आपको जेल भी हो सकता है, आपकी जो प्रॉपर्टी वगैरह है उसे गवर्नमेंट जब्त भी कर सकता है, रेड वगैरह कर सकता है, ठीक है। सर हम इनकम कर रहे हैं या फिर हम जो भी टैक्स दे रहे, इनकम के ऊपर हम टैक्स देते हैं, हम लोग जीएसटी वगैरह देते, क्यों देते हैं सर? व्हाई वी शुड पे टैक्स टू गवर्नमेंट, और व्हाई गवर्नमेंट शुड चार्ज टैक्सेस फ्रॉम अस? गवर्नमेंट क्यों हमसे टैक्स चार्ज करता है? क्या ऑब्जेक्टिव है कि गवर्नमेंट को हमसे पैसे लेने की जरूरत आ पड़ा, ठीक है। क्यों गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले रहा है? हमें तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। देखो, आप बहुत सारे बेनिफिट लेते हो, जैसे कि आपके लिए रोड बनाया गया है, आपके लिए ट्रेन जो रेलवे सिस्टम है वो फ्री में दिया जा रहा है या फिर बहुत अफोर्डेबल प्राइस में दिया जा रहा है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल यूज करते हो, आप गवर्नमेंट के कॉलेज, गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ते हो, तो इन सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा? इन सब के लिए पैसा आएगा कहां से? मोदी जी अपनी जेब से तो नहीं देंगे, ठीक है। मोदी जी अपनी जेब से तो पैसा नहीं देंगे, या फिर आप जिस भी स्टेट में रहते हो उसका जो सीएम है या फिर उसकी जो पार्टी है, जो आपकी स्टेट का गवर्नमेंट है, वो तो अपनी जेब से नहीं देगा। तो पैसा कहां से आएगा? जो यूज कर रहे। तो देखो, व्हाई गवर्नमेंट चार्ज टैक्सेस फ्रॉम अस? गवर्नमेंट हमसे क्यों टैक्स कलेक्ट करता है? ओके, देखो बहुत सिंपल है। जब आपने किसी भी गवर्नमेंट को फॉर्म किया है, जब आपने किसी भी पर्सन को या फिर किसी भी पार्टी को वोट दिया है और उसे गवर्नमेंट फॉर्म के लिए पावर दिया है, सपोज आप लोग बीजेपी के सपोर्टर हो, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। सपोज मैंने बीजेपी को वोट दिया है, एग्जाम्पल, ओके, या फिर मैंने कांग्रेस को वोट दिया है, ठीक है। इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? क्योंकि मुझे उस पार्टी का जो मोटिव है, उस पार्टी की जो मैनिफेस्टेशन है ना, उस पार्टी की जो मैनिफेस्टो है, ओके, उसमें मैं लिंक कर पा रहा हूं। उस पार्टी की जो विजन है मैं उसके साथ लिंक कर पा रहा हूं। मुझे लगता है कि भाई अगर कांग्रेस वाले आ गए ना, अगर राहुल गांधी सीएम पीएम बन गए तो देश का डेवलपमेंट हो सकता है, तो इसीलिए मैं कांग्रेस को वोट करता हूं। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी अगर रहे तो इंडिया का डेवलपमेंट ज्यादा होगा, तो मैंने मोदी जी को वोट दिया है। तो किसी भी पार्टी को हम वोट इस वजह से देता है कि वो कंट्री का टोटल ओवरऑल डेवलपमेंट करे। जितने भी हमारी कंट्री में डिफरेंट सेक्टर्स है, जैसे कि आपकी डिफेंस हो गया, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सारे के सारे चीजों को सही करना, इंप्रूव करना, ये एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमने बीजेपी गवर्नमेंट को सेंट्रल में पावर दिया है ना, हमने बोला है कि भाई आप मोदी जी, आप देश के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, तो ऐसे ही वो फ्री में नहीं बने। उन्हें देश की डेवलपमेंट करना है, देश की जीडीपी ग्रोथ करना है, देश की डिफेंस स्ट्रांग करना है, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग करना है, सारे चीजों को इंप्रूव करना है। अच्छे दिन आना चाहिए, इस वजह से हमने वोट दिया है, ठीक है। अच्छे दिन आए या नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन हमने वोट दिया था इस वजह से कि अच्छे दिन आएंगे। सही है, बिल्कुल सर। अब देखो, इट इज द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी गवर्नमेंट टू वर्क फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। एक गवर्नमेंट का जो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि एक कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करना है, कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करना। ओवरऑल डेवलपमेंट मीन्स यहां पे बहुत सिंपल है, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये जो मेजर सेक्टर्स है और कोर सेक्टर्स है, इन सेक्टर्स को इंप्रूव करना। जीडीपी का ग्रोथ हो गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सारे चीजों को इंप्रूव करना, ये एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट सर इन सब चीजों के लिए तो पैसा चाहिए ना। अगर जीडीपी को ग्रोथ करना है, अगर रोड बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, तो हमें पैसा तो चाहिए। फ्री में तो कोई नहीं बनाएगा, कोई भी कंपनी फ्री में एयरपोर्ट क्यों बनाएगा? अदानी फ्री में तो नहीं बनाएगा, अदानी फ्री में रोड तो नहीं बनाएगा, फ्री में पोर्ट तो नहीं बनाएगा, उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा सर? गवर्नमेंट देगा, क्योंकि रोड तो हम नहीं बनाते। आपके घर के आसपास, आपके घर के सामने से जो रोड गया है, आप भले ही उसे तोड़ दोगे, आप उसे खराब कर सकते हो, आप उसके आगे कचरा डाल सकते हो, लेकिन साफ कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। जो म्युनिसिपैलिटी वाले आते हैं वो साफ करेंगे। हमें लगता है कि भाई हम एज ए सिटीजन हमारा काम है कि हम गंदा करेंगे, एज ए सिटीजन हमारा काम है कि हम गंदा करेंगे, ठीक है। हमारा काम है कि रोड में गड्ढा हो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता,
ठीक है, रोड खराब हो जाए, देश की प्रॉपर्टी खराब हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब करने की जिम्मेदारी किसका है? गवर्नमेंट का है। ठीक है, लेकिन भाई अगर गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है तो गवर्नमेंट को पैसे तो चाहिए ना, और गवर्नमेंट को पैसा आएगा कहां से? गवर्नमेंट को पैसा आएगा कहां से? देखो बेसिकली क्या होता है ना, गवर्नमेंट के पास 3-4 सोर्स है कि गवर्नमेंट को पैसा 3-4 सोर्स से आता है। ओके, आप ऐसा सोच सकते हो कि एक वीडियो मैंने बनाया था मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हो कि रेवेन्यू सोर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, चैनल पे लिंक होगा, मैं आपको डाल दूंगा, आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। सपोज गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट सोर्स है। गवर्नमेंट को कुछ पैसा टैक्स से आता है। ठीक है, अगर 1 रुपए की हम बात करें, रुपीज 1 की, 1 रुपए अगर गवर्नमेंट के पास आता है ना, ओके, या फिर ऐसा मान लीजिए कि 100 रुपए अगर गवर्नमेंट के पास आता है, उसमें से कुछ पैसा टैक्स से आता है, उसमें से कुछ पैसा हमारा बिजनेस से आता है। ठीक है, कुछ पैसा हमारा जीएसटी से आता है, कुछ पैसा इनकम टैक्स से आता है। ठीक है, कुछ गवर्नमेंट की ओन बिजनेस है, कुछ गवर्नमेंट लोन भी ले लेता है। ठीक है, सो गवर्नमेंट की मेजरली 3 सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। कितने सोर्स ऑफ रेवेन्यू है? 3, मेजरली 3 है। ठीक है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स है, लेकिन मेजरली 3 सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। ओके, 1 इज टैक्स, सेकेंड इज डिफरेंट बिजनेसेस कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट, जैसे नाल्को गवर्नमेंट का है, एलआईसी गवर्नमेंट का है, इंडियन ऑयल गवर्नमेंट का है। ठीक है, गवर्नमेंट का उसमें स्टेक है। इंडियन रेलवे गवर्नमेंट का है, आईआरएफसी गवर्नमेंट का है। ठीक है, और भी बहुत है, डीआरडीओ जो है वो गवर्नमेंट का है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स गवर्नमेंट का है। तो ये सारे जो कंपनी है ये भी गवर्नमेंट के लिए बिजनेस करते हैं और वहां से पैसा आता है। लेकिन आपको भी पता है कि 90% गवर्नमेंट कंपनीज आर लॉस मेकिंग कंपनीज। 90% गवर्नमेंट कंपनीज आर लॉस मेकिंग कंपनीज। तो इसी वजह से इस सोर्स को तो ज्यादा पैसा नहीं आ सकता, इस सोर्स से ज्यादा पैसा नहीं आ सकता, इसे तो भूल जाइए सब। नंबर 2, दूसरा जो सबसे रिलायबल सोर्स है वो है टैक्सेस कलेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड ऑर्गेनाइजेशन। आप आम लोगों से एंड जो कॉर्पोरेट से, कंपनी वगैरह है, उनसे टैक्स कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि वो लोग ही देश में काम कर रहे हैं, वो लोग देश में ऑपरेट कर रहे हैं, वो लोग ही इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। अगर रोड हुआ तो इसे यूज कौन करेगा? अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ तो यूज कौन करेगा? आम लोग। तो उनसे लेना चाहिए पैसा। और बाकी जो है वो है लोन ले लेना। यूएस जैसे कर्जे में है ना, आज के टाइम पे देखो यूएस की हालत ये आ चुका है कि उन्हें नासा को बंद करना पड़ा, क्योंकि पैसे नहीं है देने के लिए, सैलरी वगैरह देने के लिए पैसा नहीं है। तो यूएस गवर्नमेंट ने बोला कि भाई नासा को बंद कर लो कुछ दिनों के लिए, कुछ काम नहीं कर रहे हो, बंद कर लो, बस ज्यादा मार्स में जाने की जरूरत नहीं है, धरती पे ही रहो, हमें पैसा देना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हुआ क्या, देखो, क्योंकि गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम लोन लेना चाहिए। किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट अगर ऑपरेट करता है और उसका जीडीपी अगर अच्छा नहीं है, ठीक है, अगर उसकी टैक्सेस से सफिशिएंट पैसा नहीं आ रहा है, तो सारे के सारे कंट्रीज डेट के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर मैं आसान भाषा में बोलूं ना, तो डेट लेना यानी कि लोन लेना कंट्रीज के लिए एक आसान सोर्स है, सबसे इजी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। ठीक है, पैसा चाहिए किसी भी कंट्री से लोन ले लीजिए। लेकिन ये जीडीपी से अगर ज्यादा हुआ तो यूएस की तरह हालत हो जाएगा, कोई कोई कंट्री बैंकक्रप्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से लोन भी और एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। देखो गवर्नमेंट का पैसा 3 तरीके से आता है गवर्नमेंट को पैसा। एक है बिजनेसेस जो अच्छा नहीं चल रहा है, एक है लोन जिसे आपको चुकाना है, जिसे आपको देना है, ठीक है, रिटर्न करना है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट है, वो अलग बात है। तीसरा है टैक्सेस, और मैं बोलूं सबसे रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम कौन सा है? टैक्सेस, क्योंकि ये आपको रिटर्न नहीं करना है। अगर कोई गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रहा है ना, इंडिया गवर्नमेंट आज के टाइम पे हर महीने 1 लाख करोड़, ग्रेटर देन 1 लाख CR, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का जीएसटी कलेक्ट कर रहा है। किसी महीने में 1,30,000, किसी महीने में 1,40,000। सोचो 1,40,000 करोड़ का जीएसटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये पैसा गवर्नमेंट को रिटर्न नहीं करना है किसको, ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट का रेवेन्यू आ गया। और इससे गवर्नमेंट क्या कर सकता है? डिफरेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, अच्छा, सो इसमें से हमें पता चलता है कि भाई गवर्नमेंट के पास 3 सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, जिसमें से टैक्स इज द मेन सोर्स, मेन एंड रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम। अच्छा सर, इंडिया में कितने टाइप के टैक्सेस हैं? देखो इंडिया में बेसिकली बच्चों 2 टाइप का टैक्सेस है। इंडिया में 2 टाइप के टैक्सेस है, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ एक ही टैक्स है जिसका नाम है इनकम टैक्स, जिसका नाम है इनकम टैक्स। बट इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे टैक्स है, जैसे जीएसटी आप लोगों को पता है बहुत फेमस है,
एक्साइज ड्यूटी बोल के एक टैक्स है, ठीक है, कस्टम ड्यूटी बोल के एक टैक्स है, आप लोगों को पता होगा इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक है, एंटरटेनमेंट टैक्स और टाई टैक्स, सर ये सारे टैक्स अभी भी है, बिल्कुल अभी भी है। जीएसटी की वजह से कुछ आइटम के ऊपर ये टैक्सेस एप्लीकेबल नहीं होते, मतलब मेजोरिटी आइटम के ऊपर जीएसटी अप्लाई होता है, लेकिन अभी भी कुछ आइटम्स है जिसके ऊपर ये सारे जो टैक्स है ना, एक्साइज ड्यूटी, वैट जैसे बोल सकते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स, ये सब अप्लाई होते हैं, ठीक है। जैसे पेट्रोलियम है उसके ऊपर वैट अभी भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो कुछ प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जीएसटी अप्लाई होता है, कुछ प्रोडक्ट है जिसके ऊपर अदर टैक्सेस अप्लाई होता है। तो सर हमें क्या पढ़ना है, हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना है, जीएसटी है, हमारी सिलेबस में क्या है, जीएसटी है और कस्टम ड्यूटी। सर ये वगैरह नहीं है ना, अच्छी बात है सर, हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बिल्कुल आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैं तो आपको शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ पूरा, सर इसे शॉर्ट बोलते हैं, बिल्कुल। सीएससीए में अगर आप लोग करोगे तो यही जब जो अभी मैंने पढ़ाया ना वो 2 घंटे का क्लास है, पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता है। कभी अगर मेरे से आप लोग पढ़ोगे सीएससीए में, अगर कभी भी आप लोग सीएससीए में कर रहे हो तो मैं सिर्फ अगर डीटी पढ़ाऊंगा ना सीएससीए में के लिए, तो सोचो कि 1 घंटे का सिर्फ एक्सप्लेनेशन में चला जाएगा, और आप लोगों को लगता है कि 20 मिनट का वीडियो हम यूट्यूब में देख लेंगे और उसमें से हमें नॉलेज मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू स्टडी, आपको थरोली पढ़ना है, ठीक है। चलो तो सर एक बात बताइए, हमें तो डायरेक्ट टैक्स पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, तो हमें क्या पढ़ना है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो सर इनडायरेक्ट टैक्स से बताइए ना, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसका फीचर क्या क्या होता है, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ओके सर बस इतना ही बात करिए, आज का वीडियो क्लोज कर लेंगे। बिल्कुल देखो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स इज ए टाइप ऑफ टैक्स that does not directly levied on an individual or entity's income or wealth but is imposed on goods or services। देखो एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स मतलब आपने इनकम किया, सपोज मेरा सैलरी है, मेरा यूट्यूब से अर्निंग, सपोज एग्जांपल इतना नहीं है, ओके, मेरा सैलरी है 10 लाख का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोल रहा है कि भाई 10 लाख इनकम करते हो, आपको तो आलोक सर क्या करना है, टैक्स देना है, 2 लाख का टैक्स दे दो। रफली में बोल रहा हूं, ऐसा कुछ रेट नहीं है, बस रफली बोल रहा हूं, ओके। आप 10 लाख इनकम करते हो ना, आप एक काम करो, हमें 2 लाख दे दो। भाई कितना दर्द होगा मुझे सोचो, क्योंकि मैंने 10 लाख इनकम किया और मैंने 2 लाख गवर्नमेंट को डायरेक्टली दे दिया, क्योंकि 10 लाख से 2 लाख कट के आ जाएगा, मेरे पास तो 8 लाख ही आएगा, 8 लाख आएगा, टीडीएस कट के मेरे पास कितना आ जाएगा, सिर्फ 8 लाख आएगा। 2 लाख तो कट गया, गवर्नमेंट के पास चला गया। ये 2 लाख से मेरी गर्लफ्रेंड कितनी अच्छी शॉपिंग कर सकती थी सोचो, लेकिन अब ये गवर्नमेंट के पास चला गया, मोदी जी शॉपिंग करेंगे, सॉरी निर्मला जी जो है वो शॉपिंग करेंगे। तो पॉइंट ये है कि डायरेक्ट टैक्स में हमें दर्द होता है, क्यों होता है दर्द सर, क्योंकि हमें पता है कि हम कितना टैक्स देते हैं। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं इंडिया के लोगों को ज्यादा टैक्स लेंगे तो ये लोग नाराज हो जाएंगे, इससे अच्छा हम क्या करेंगे, ये जो चीजें खरीदते हैं ना, अब आलोक सर की गर्लफ्रेंड जाके कुछ सामान खरीदेगी तो बात अच्छी है ना, सामान खरीदे तब हम उससे टैक्स ले लेंगे। हमें 2 लाख का टैक्स लेना है ना, बिल्कुल 10 लाख पूरा दे दो, 10 लाख दे दो, या फिर जो भी पैसा आलोक सर के पास बचा है, जो वो शॉपिंग करने जाएंगे, उस अगर कोई ड्रेस खरीद रहे तो उसके ऊपर हम जीएसटी लेंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, देखो इनडायरेक्ट टैक्स इज ए टाइप ऑफ टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स इज ए टाइप ऑफ टैक्स दैट इज नॉट डायरेक्टली लेविड, जो कि डायरेक्टली आपसे नहीं लिया जाता फ्रॉम एन इंडिविजुअल और एंटिटीज इनकम और वेल्थ, बट इम्पोज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज आप कंज्यूम करते हो उसके ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है। द बर्डन ऑफ द पेमेंट इज इनडायरेक्टली शिफ्टेड फ्रॉम द पर्सन हुम इट इज इम्पोज टू द फाइनल कंज्यूमर। अच्छा, जो बर्डन ऑफ टैक्स है ना, देखो जीएसटी मैं पे नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझसे लिया जा रहा है क्योंकि चीजों की रेट बढ़ रहा है, ठीक है। अगर किसी चीज के ऊपर जीएसटी अप्लाई होता है तो उसका रेट बढ़ जाएगा और मुझे वो टैक्स पे करना है, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं नहीं दे रहा हूं, लेकिन इनडायरेक्टली दे रहा हूं, और इसी वजह से इसे बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स, ओके। सो इन अदर वर्ड्स द सेलर और प्रोड्यूसर कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द बायर। जो भी हमें चीजें बेचते हैं ना, जो लोग हमें गुड्स और सर्विसेज बेच रहे, वो हमसे टैक्स ले लेते और गवर्नमेंट को पे करते, ठीक है। अच्छा देखो क्या क्या सर डायरेक्ट टैक्स का, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स का फीचर है, कुल 9 फीचर से। नंबर 1 शिफ्टेबल इन नेचर। देखो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में आपका जो बर्डन है, जो सपोज मैं एक आईफोन खरीदने
मैं एक आईफोन खरीदने के लिए गया, आईफोन 17, जिसका प्राइस है 80,000। अब सपोज मान लीजिए इसमें जीएसटी है, इसमें जीएसटी सर कितना है, इसमें जीएसटी आपका है 20,000 का। अब देखो मैं गवर्नमेंट को डायरेक्टली जीएसटी 20,000 का नहीं दे रहा हूं, मैं कितना दे रहा हूं जीएसटी, मैं कितना दे रहा हूं, 20,000 का जीएसटी दे रहा हूं, लेकिन गवर्नमेंट को डायरेक्टली नहीं दे रहा हूं। ये जो पैसा है 80,000 मैं शॉप के ओनर को दे रहा हूं, और शॉप का ओनर क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को जीएसटी दे रहा है, तो शॉप के ओनर को अपने पॉकेट से तो नहीं देना पड़ रहा है, तो यहां पे क्या होगा, शिफ्टेबल इन नेचर। सो द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, द बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी पास फ्रॉम द प्रोड्यूसर और सेलर टू द कंज्यूमर। तो जो भी चीजें बेचते हैं ना, जो लोग बेचते हैं उन्हें जीएसटी देना है, लेकिन वो कस्टमर से कलेक्ट कर लेते हैं, तो जो बर्डन है वो शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो फीचर है वो है लेविड ऑन गुड्स और सर्विसेज। अच्छा देखो, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है, चाहे आप प्रोडक्शन करिए, चाहे आप सेल करिए, चाहे आप इंपोर्ट करिए, चाहे आप एक्सपोर्ट करिए, जब आप गुड्स एंड सर्विसेज की कोई भी डील करते हो तब ये इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल होते हैं। ओके, टैक्स कलेक्शन एट डिफरेंट पॉइंट। देखो टैक्स जो है ना, इनडायरेक्ट टैक्स वो किसी भी पॉइंट के टाइम पे कलेक्ट हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हो सकता है, सेल के टाइम पे हो सकता है, इंपोर्ट के टाइम पे हो सकता है, एक्सपोर्ट के टाइम पे भी हो सकता है। ठीक है, चलो रिग्रेसिव नेचर। अच्छा देखो, आपको पता है कि इनकम टैक्स में जो ज्यादा इनकम करेगा उसे ज्यादा टैक्स देना है, जो कम इनकम करेगा उसे कम देना है। विराट कोहली बहुत ज्यादा इनकम करता है, बहुत ज्यादा टैक्स, मैं कम इनकम करता हूं, मुझे कम टैक्स देना है। कोई भिखारी है वो बिल्कुल इनकम नहीं करता, उसे 0 टैक्स देना है। लेकिन जीएसटी में ऐसा नहीं होता है। जीएसटी में क्या होता है, या फिर इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, सबके लिए टैक्स का जो रेट है वो बराबर है। सपोज एक दूध का पैकेट, एक मिल्क का पैकेट है 30 रुपए का, और गवर्नमेंट ने बोला कि इसके ऊपर 5% जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये जो 5% का जीएसटी है, अगर मुकेश अंबानी ये दूध का पैकेट खरीदता है तो उसके लिए भी 5% है, विराट कोहली के लिए भी 5% है, मेरे लिए भी 5% है, कोई रास्ते का भिखारी खरीद रहा है उसके लिए भी 5% है। तो जीएसटी का जो रेट है वो रिग्रेसिव इन नेचर, यानी कि जीएसटी का रेट सबके लिए बराबर होता है। अच्छा, कॉन्वीनियंट कलेक्शन। अच्छा देखो, जीएसटी क्या होता है ना, जीएसटी कभी छोटे मोटे लोगों को टारगेट नहीं करता है। जीएसटी डायरेक्टली जो लोग बनाते हैं ना चीजें, जो लोग प्रोडक्शन कर रहे, जो लोग बेच रहे, उन्हें टारगेट करता है, और उन्हें बोलता है कि आप लोग क्या करो, कस्टमर से कलेक्ट कर लेना, आप हमें टैक्स दे दो। गवर्नमेंट बोलता है कि देखो आप चीजें बेच रहे हो, आप चीजें खरीद रहे हो, आप क्या कर रहे हो। देखो जो बिजनेसमैन है ना, बिजनेसमैन को बोलते हैं कि भाई तू एक काम कर, तू कस्टमर से खरीद ले, ठीक है, तू कस्टमर से जीएसटी ले आ, जीएसटी का बर्डन जो है वो कस्टमर के ऊपर डाल दे, कस्टमर से कलेक्ट कर ले, बट हमें जीएसटी पे कर दे। तो इस वजह से जो कलेक्शन का चांस है ना वो ज्यादा रहता है, और जीएसटी इजीली कलेक्ट हो जाता है। जबकि इनकम टैक्स में इनकम टैक्स कलेक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अच्छा रेवेन्यू जनरेटिंग। देखो गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि ज्यादा हर महीने कलेक्ट होता है। ठीक है, इनकम टैक्स साल में 1-2 बार ही कलेक्ट होता है। वाइडर कवरेज, इनकम टैक्स में जो लोग इनकम करेंगे उन्हें ही टैक्स देना है, लेकिन जीएसटी में या फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या है, जितने भी लोग गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते, रास्ते का भिखारी से लेके एक बिजनेसमैन, हर किसी को चीजों की जरूरत होता है, तो हर कोई दूध का पैकेट, बिस्किट का पैकेट, मेडिसिन वगैरह सब कुछ खरीदते, और सबको टैक्स देना है। तो जितने भी लोग हैं ना, 140 करोड़ जो लोग हैं, सारे के सारे ये जीएसटी के कैटेगरी में आते हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक। ठीक है, इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट। देखो अगर टैक्स में इन्फ्लेक्शन आ जाता है ना, सिंस द टैक्स इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, दे मेन लीड टू इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज। देखो अगर जीएसटी आया, जीएसटी का रेट बढ़ गया, तो चीजों का प्राइस बढ़ जाएगा और इन्फ्लेक्शन हो सकता है। ठीक है, लोगों के ऊपर इसका इंपैक्ट आ सकता है। अगर जीएसटी का रेट घटा तो चीजों का रेट भी घटेगा, और इससे लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा परचेज कर सकते हैं। जैसे आज के टाइम पे एसी के ऊपर जीएसटी का रेट कट हो गया, तो लोग एसी खरीद रहे, गाड़ी खरीद रहे, बहुत सारे लोग गाड़ी खरीद रहे, कार, क्योंकि कार के ऊपर जीएसटी का रेट कट हो चुका है। ठीक है, ओके। इसके बाद एक और पॉइंट बच गया, एनकरेजिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। देखो अब ये वाला पॉइंट 1 नंबर का फालतू है, लेकिन बोल रहा है क्या कि भाई देखो इनकम टैक्स अगर आप ले लोगे ना लोगों से ज्यादा, तो उनके पास पैसे बचेंगे ही नहीं, तो वो सेविंग कहां से करेंगे। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स नहीं लोगे, इनडायरेक्ट टैक्स लोगे,
तो उसमें क्या होगा, लोग चीजें खरीदेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे, उसके ऊपर उन्हें टैक्स मिलेगा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट, ये डायरेक्टली टैक्स नहीं लेता तो लोग क्या कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था इनडायरेक्ट टैक्स के फीचर्स। ओके, सो होपफुली आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस कवर करेंगे। ठीक है, सो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन कीप लर्निंग।